अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के बारे में, जिसको हम सिंपली स्ट्रोक भी बोलते हैं। अब स्ट्रोक है क्या? ब्लड रिच इन ऑक्सीजन कैन नॉट रीच ब्लड ब्रेन सेल। अगर ब्लड रिच इन ऑक्सीजन वाला ब्रेन के सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, जिसके रिजल्ट में सेल्स की डेथ हो जाती है। वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ एनी ब्लॉकेज एंड ब्लीडिंग। सिंपल स्ट्रोक का मतलब है अगर ब्रेन में ब्लड का सप्लाई रिड्यूस हो जाए और फिर ऑक्सीजन का सप्लाई रिड्यूस हो जाए, तो उसकी वजह से ब्रेन के सेल्स डाई करना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम सिंपली स्ट्रोक बोलते हैं। अब स्ट्रोक के 3 टाइप्स हो सकते हैं। नंबर 1 इज इस्कीमिक स्ट्रोक, सेकंड इज हेमोरेजिक स्ट्रोक एंड थर्ड इज ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक। वन बाय वन करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक बेसिकली काज होता है जब ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाए। ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होने की वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है ब्रेन की तरफ। इसके काज क्या है? एन इस्कीमिक स्ट्रोक अकर व्हेन अ ब्लड वेसल इन द ब्रेन बिकम ब्लॉक्ड। जब ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स ब्लॉक्ड हो जाती हैं, तब इस्कीमिक स्ट्रोक अकर होता है, जिसके रिजल्ट में रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन टिश्यू। ठीक है, इसके रिजल्ट में ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई भी ब्रेन के टिश्यू तक रिड्यूस हो जाती हैं, जिसके रिजल्ट्स में ब्रेन डैमेज और डेथ हो सकती है ब्रेन के सेल्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक है नॉर्मल आर्टरी और दूसरी है ब्लॉक्ड आर्टरी। इस्कीमिक स्ट्रोक में सिंपली क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं ब्लड सप्लाई करती हैं ब्रेन को, उसमें ब्लॉकेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। तो इसके 3 टाइप्स हैं। इस्कीमिक स्ट्रोक को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर काजेस, यानी जिस काज की वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक हो रहा है, तो उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो इसका काज हो सकता है वो है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। अब थ्रोम्बोटिक वर्ड से ही क्लियर है, जिसमें ब्लॉकेज हो जाए ड्यू टू ब्लड क्लॉट। ठीक है, थ्रोम्बस या फिर ब्लड क्लॉट बात सेम ही है। अगर ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो रही है ब्रेन की ब्लड वेसल्स में, और जिसकी वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक हो रहा है, तो उसको हम थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक बोलेंगे। सेकंड वन इज एम्बोलिक स्ट्रोक। अब एम्बोलिक का भी आप सबको पता है, अगर ब्लड क्लॉट या फिर कोई ड्रेब्स जो है डेब्रिस जो है वो ट्रेवल कर रही हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, तो यहाँ पर जो ब्लॉकेज होगी वो ब्लड क्लॉट और डेब्रिस से होगी, जो ट्रेवल करके आ रही है बॉडी के किसी पार्ट से टू द ब्रेन, तो इसको हम बोलेंगे एम्बोलिक स्ट्रोक। थर्ड वन इज लेक्यूनर स्ट्रोक। इसमें स्मॉल वेसल्स ब्लॉकेज होती है ऑफन ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल हाई हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और इसी तरह से ब्लड में जो ब्रेन है उसमें ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाता है। देन है हेमोरेजिक स्ट्रोक। अब हेमोरेजिक वर्ड से ही क्लियर है, यानी ब्लीडिंग। अब यहाँ पर ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही है। अब देयर इज ब्लीडिंग इन द ब्रेन ड्यू टू ब्रेक इन अ ब्लड वेसल्स। ब्रेन के किसी ब्लड वेसल्स में ब्रेक हो गई है, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही है। सो ये क्या लीड करेगी? दिस लीड्स नो ब्लड टू परफ्यूज द ब्रेन सेल। अब किसी एरिया में ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, जो ब्रेन की दूसरी साइड से वहाँ पर ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। तो वहाँ पे ब्लड फ्लो अगर नहीं जाएगा तो ब्रेन के सेल्स डाई करेंगे, जिसकी वजह से हम इसको बोलेंगे हेमोरेजिक स्ट्रोक। अब जहाँ जहाँ पर ब्लीडिंग ब्रेन में हो रही है, तो वहाँ पर एक्सेसिव स्वेलिंग हो सकती है फ्रॉम लीकेज ऑफ ब्लड इन ब्रेन। इसके काजेस क्या हो सकते हैं? हेमोरेजिक स्ट्रोक में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है। उसके अलावा सेकंड वन काज है इसका एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म सिंपली वीकनेस होती है ब्लड वेसल्स की वॉल्स में, जिसकी वजह से जो वीक ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर करती हैं, और उसके रिजल्ट में ब्लड बाहर की तरफ फ्लो करता है। देन थर्ड वन इसका काज है एट्रियोवेनस मॉल फॉर्मेशन। इसमें सिंपली एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उनके रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ब्रेन में ब्लीडिंग होना स्टार्ट करती है। देन ब्लड थिनर्स। ठीक है, अगर आप कोई ब्लड थिनर्स ज़्यादा टाइम के लिए ले रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, और कोई ट्रामा की वजह से भी हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। अब हेमोरेजिक स्ट्रोक का ये डायग्राम है। इस तरह से एक ब्लड वेसल्स रप्चर होती है, जिसके बाद में ब्लड का फ्लो आउटवर्ड ब्रेन में होता है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स
टाइप्स ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक। अब ये डिवाइडेड हैं उसके एरिया पर, यानी ब्रेन की जिस एरिया में ब्लीडिंग होगी तो उसके हिसाब से हम हेमोरेजिक स्ट्रोक को डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले जो इसका टाइप है वो है इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज, ICH। इंट्रासेरिब्रल वर्ड से ही क्लियर है, यानी ब्रेन के अंदर अगर ब्लीडिंग अगर हो रही है विथ इन द ब्रेन टिश्यू, इसको हम बोलेंगे इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज। सेकंड वन इज सब एरेकिनॉइड हेमोरेज, SAH। यहाँ पर ब्लीडिंग होती है बिटवीन द ब्रेन एंड द थिन टिश्यू कवरिंग इट। थिन टिश्यू जो ब्रेन को कवर करता है उसके बीच में ब्लीडिंग हो तो उसको हम सब एरेकिनॉइड हेमरेज बोलते हैं। थर्ड वन इज सब ड्यूरल हेमोटोमा। सब ड्यूरल हेमोटोमा में ब्लीडिंग होती है बिटवीन द ब्रेन एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टिश्यू कवरिंग इट। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसमें अगर ब्लीडिंग हो तो उसको हम सब ड्यूरल हेमाटोमा बोलेंगे। और फोर्थ वन इज एपिड्यूरल हेमाटोमा, EDH। अब यहाँ पर ब्लीडिंग बिटवीन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टिश्यू एंड द स्कल, जो आउटर मोस्ट टिश्यू है और स्कल के बीच में अगर ब्लीडिंग हो तो इसको हम एपिड्यूरल हेमाटोमा बोल देंगे। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक। देन इसका लास्ट टाइप है जिसको हम TIA बोलते हैं, यानी ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ठीक है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक ये टेम्पररी ब्लॉकेज होता है ब्लड वेसल्स में ब्रेन की। ठीक है, इसको हम मोस्टली मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं या फिर वार्निंग स्ट्रोक भी बोलते हैं। इसमें सिंपली टेम्पररी ब्लॉकेज होती है ब्रेन की ब्लड वेसल्स में, उसके बाद ये ठीक हो जाती हैं, इसीलिए हम इसको मिनी स्ट्रोक या फिर वार्निंग स्ट्रोक बोलते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट ब्रेन। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में वो कौन सी आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं ब्रेन को, तो वो कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी हैं जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट ब्रेन, आपके क्वेश्चंस में आ सकती हैं। उसके अलावा हम लोब्स को डिस्कस करेंगे। सो लोब्स में फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ओसिपिटल लोब है। तो फ्रंटल लोब का काम क्या होता है? सिंपली थिंकिंग, स्पीकिंग, मेमोरी एंड मूवमेंट। उसके अलावा पैराइटल लोब लैंग्वेज और टच, और उसके अलावा जैसे कि टेक्टाइल सेंसेशन होती है तो वो सारा कुछ पैराइटल लोब कंट्रोल करता है। उसके अलावा ओसिपिटल लोब में मोस्टली विजन और कलर परसेप्शन का काम होता है। देन सेरिबेलम बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा ब्रेन स्टीम, ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। उसके अलावा ब्रेन की राइट साइड और लेफ़्ट साइड को डिस्कस करेंगे। तो राइट साइड ऑफ ब्रेन को क्रिएटिव भी बोला जाता है कि ये क्रिएटिविटी में हेल्प करती है। इसमें मोस्टली इसका फंक्शन क्या हो सकता है? ये अटेंशन स्पॉन में हेल्प करता है। उसके अलावा एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय डिसीजंस एंड प्लान। उसके अलावा रीजनिंग का काम भी राइट साइड ऑफ ब्रेन में होता है। एंड मेकिंग जजमेंट कॉल्स, मेमोरी रिकॉल, म्यूजिक एंड आर्ट अवेयरेंस, ये सारा कुछ राइट साइड ऑफ ब्रेन में कंट्रोल होता है। और उसके अलावा जो ब्रेन की राइट साइड है वो कंट्रोल करती है बॉडी की लेफ़्ट साइड को, और इसको हम क्रिएटिव भी बोलते हैं। देन सेकंड है लेफ़्ट साइड ऑफ ब्रेन जिसको हम लॉजिकल बोलते हैं। लॉजिकली ये किस में हेल्प करता है? स्पीकिंग में हेल्प करता है, राइटिंग में, रीडिंग में। उसके अलावा जो हमारी मैथ स्किल्स और एनालाइजिंग, आई एम फॉर प्लानिंग जो होती है वो सारा कुछ लेफ़्ट साइड ऑफ ब्रेन कंट्रोल करता है। और उसके अलावा लेफ़्ट साइड ऑफ ब्रेन हमारी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है। देन है रिस्क फैक्टर। स्ट्रोक के कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं उसके लिए यहाँ पर एक निमोनिक है, स्ट्रोक्स हैपन। अब ये वो सारे रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। सो स्ट्रोक हैपन में सबसे जो पहले एस है वो स्टैंड करती है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से हो सकता है स्ट्रोक। उसके अलावा थिनर्स यानी ब्लड थिनर्स की वजह से हो सकता है। और रिदम चेंजेस, अगर हार्ट का रिदम चेंज हो गया तो उसकी वजह से स्ट्रोक काज हो सकता है। ओरल कंट्रासेप्टिव्स को यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा के स्टैंड्स फॉर किन फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में अगर है किसी को स्ट्रोक तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एक्सेसिव वेट की वजह से हो सकता है। और सीनियर सिटीज़न का यहाँ पर मतलब है जो ओल्ड एज पीपल हैं उसमें भी हो सकता है ज़्यादा। उसके अलावा हैपन की एच स्टैंड्स फॉर हाइपरटेंशन, यानी जिसको हाइपरटेंशन है इसको ब्लड के रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं जिसकी वजह से इसको हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकते हैं। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस में इस्केमिक स्ट्रोक हो सकते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, प्रीवियस ट्रॉमा, एलिवेटेड ग्लूकोज की वजह से भी स्मॉल ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं जिसकी वजह से इस्केमिक स्ट्रोक हो सकते हैं। और उसके अलावा एन्यूरिज्म ब्रेन, यानी जो ब्रेन के ब्लड वेसल्स हैं उसको हमने डिस्कस किया, अगर वो वीक हो जाए
जाए तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक हैपन हो सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक हैपन हो सकता है। उसके बाद इसकी है साइलेंट सिम्टम्स में एक वर्ड है फास्ट। ठीक है, अगर आप किसी को ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि इस बंदे को स्ट्रोक है तो किस तरह से करेंगे, वहाँ पर आप एक निमोनिक यूज़ करेंगे फास्ट, जिसमें फास्ट की एफ स्टैंड करती है फेस। आप पेशेंट की फेस को देखेंगे और उसको कहेंगे कि वो स्माइल करे। ठीक है, जब वो स्माइल करेगा, अगर उसको स्ट्रोक होगा तो उसकी वन साइड फेस की ड्रूप कर जाएगी। ठीक है, यानी आपको उस बंदे की अनइवन स्माइल मिलेगी। उसके अलावा सेकंड ए स्टैंड्स फॉर आर्म। आस्क द पर्सन टू रेज बोथ आर्म। आपने उस पेशेंट को बोलना है, उस पर्सन को बोलना है कि अपनी दोनों आर्म्स को ऊपर रेज करें। उसके अलावा अगर उसको स्ट्रोक होगा तो वन आर्म ड्रिफ्ट करेगी डाउनवर्ड। ठीक है, देन एस स्टैंड्स फॉर स्पीच। आस्क द पर्सन टू रिपीट अ सिंपल सेंटेंस। आप उस पर्सन को बोलेंगे कि वो सिंपल सेंटेंसेस को रिपीट करें। अगर देयर इज स्पीच लर्ड और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, अगर वो सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा और उसकी स्पीच जो है वो स्लर्ड है, तो इट मीन्स ही और शी हैव स्ट्रोक। एंड लास्ट टी स्टैंड्स फॉर टाइम। टाइम यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सो टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। कॉल फॉर एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इमीडिएटली इफ़ यू ऑब्जर्व एनी ऑफ दिस सिम्टम्स। अगर ऊपर FAS यानी फेस, आर्म और स्पीच को असेस करने के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि इसको स्ट्रोक है, तो आप टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से आप एमरजेंसी मेडिकल सर्विस को कॉल करेंगे, क्योंकि स्ट्रोक एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसीलिए आप यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा इसकी दूसरी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं? सो एफेजिया। एफेजिया में यहाँ पर दो सब टाइप्स आ जाते हैं, एक होता है रिसेप्टर और दूसरा होता है एक्सप्रेसिव। अब रिसेप्टिव का मतलब होता है, पहले तो एफेजिया का मतलब है अनएबल टू कंप्रीहेंड और रेस्पॉन्ड बैक स्पीच। यहाँ पर दो टाइप से हैं रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब है अनएबल टू कंप्रीहेंड स्पीच, यानी वो बंदा स्पीच को कंप्रीहेंड नहीं कर पाता। और जहाँ पर स्पीच की कंप्रीहेंड होती है वो कौन सी एरिया में होती है? वो वर्निक्स एरिया। अगर आपको ये लगे कि उस बंदे में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो स्पीच को कंप्रीहेंड कर पाए, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि उस बंदे की ब्रेन में जो वर्निक्स एरिया है वो अफेक्ट हो सकती है। उसके अलावा सेकंड है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव में दे कैन कंप्रीहेंड स्पीच बट कांट रेस्पॉन्ड बैक विथ स्पीच। अब यहाँ इस कंडीशन में जो पेशेंट है वो स्पीच को कंप्रीहेंड कर सकता है लेकिन आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता स्पीच में। इसमें क्या हो सकता है? ब्रेन का ब्रोकास एरिया अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद सेकंड है इसकी सिम्टम आपको मिलेगी डिस्फेगिया, यानी डिफ़िकल्टी इन स्वालोविंग। जब वो स्वालो करेगा तो उसको डिफ़िकल्टी होगी। देन है एग्राफिया। एग्राफिया का मतलब है सिंपली डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफाइंग ग्राफ्स एंड शेप्स। जो पर्सन है वो ग्राफ्स और शेप्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, इसको हम सिंपली एग्राफिया बोलते हैं। देन है डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया सिंपली इनेबल टू स्पीक क्लियरली ड्यू टू वीक मसल्स। इसमें जो बंदा है वो क्लियरली स्पीक नहीं कर पाएगा बिकॉज उसके जो मसल्स हैं वो वीक हैं। देन है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया में दे कांट परफॉर्म वॉलंटरी मूवमेंट। इवन उनके जो मसल्स फंक्शन है वो नॉर्मल होंगे लेकिन अगेन वो अपने वॉलंटरी मूवमेंट को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिसको हम बोलते हैं एप्रेक्सिया। देन है एलेक्सिया। एलेक्सिया का सिंपली मतलब होता है लॉस द एबिलिटी टू रीड, क्योंकि इसमें वो देख नहीं पाते, जिसकी वजह से वो अगर देखेंगे नहीं तो वो पढ़ किस तरह से पाएंगे। तो इसमें क्या होता है? लॉस द एबिलिटी टू रीड। देन है एग्नोसिया। एग्नोसिया में दे डजंट अंडरस्टैंड सेंसेशन और रिकॉग्नाइज नॉन ऑब्जेक्ट और पीपल। इसमें वो सेंसेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और ना ही किसी नॉन ऑब्जेक्ट और पीपल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देन है हेमी एनोपिया। हेमी का मतलब है हाफ और एनोपिया का मतलब है सिंपली यहाँ पर विजन। हेमी एनोपिया में लिमिटेड या फिर हाफ विजन होती है। ठीक है, यानी इसमें आप जो पर्सन है वो स्ट्रेट देखेगा तो उसको साइड वाली जो चीज़ें हैं वो दिखने में नहीं आएगी, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? हेमी एनोपिया बोलते हैं। देन है इसकी डायग्नोसिस। अब डायग्नोज करने के लिए आप CT स्कैन करेंगे, MRI करेंगे और
एक अदर टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अब ये टेस्ट यूज़ होती है ओनली फॉर इस्कीमिक स्ट्रोक, लेकिन आप इसको हेमोरेजिक स्ट्रोक में यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इस्कीमिक स्ट्रोक के लिए की जाती है। अब इस टेस्ट में क्या होता है, TPA यानी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर डिजोल्व करता है क्लॉट्स को बाय एक्टिवेटिंग प्रोटीन जो कि फिब्रिनोलाइसिस को काज करती है। उन प्रोटीन्स को यहाँ पर एक्टिवेट किया जाता है इन इस्कीमिक स्ट्रोक में। सो गिव विथ इन 3 आवर्स फ्रॉम ऑनसेट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। अब यहाँ पर वही बात हो रही है जो फास्ट हमने निमोनिक को डिस्कस किया था, उसमें लास्ट में जो टी इंडिकेट कर रही थी वो टाइम को कर रही थी, तो आपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। और उसके अलावा जब आपको पता लगे, कंफर्म हो जाए कि इस बंदे को स्ट्रोक है, तो तब से आपने टाइम को नोट करना है। और टाइम को नोट करते हुए विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर ही अंदर आपने TPA उसको दे देनी है, जिसकी वजह से आपको ये पता लगेगा कि आइदर वो इस्कीमिक उसका स्ट्रोक है, वो जो क्लॉट्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे और वो बंदा ठीक हो सकता है विद इन 3 आवर्स। CT स्कैन नॉर्मली नेगेटिव फॉर ब्लीडिंग। जब आप पहले उसकी CT स्कैन करेंगे तो वो नेगेटिव आएगी ब्लीडिंग के लिए। अब जब वो नेगेटिव आएगी ब्लीडिंग के लिए तो आपको पता लग जाएगा कि ये हेमोरेजिक स्ट्रोक नहीं है। ये कौन सा स्ट्रोक हो सकता है, इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है। उसके अलावा इसका लेव्स इन नॉर्मल रेंज में ग्लूकोज और INR को देखना होगा और BP कंट्रोल होना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं है तो उसको कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा दे हैज़ेंट रिसेंटली रिसीव हेपारिन विच इज़ अ एंटीकोआगुलेंट। अब ये भी आपने देखना है कि उस बंदे ने रिसेंटली कोई हेपारिन जो एंटीकोआगुलेंट है वो तो रिसीव नहीं की। अब यहाँ पर TPA की नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो सकती है, तो इसमें सबसे पहले तो आपने ब्लीडिंग को चेक करना है, देन न्यूरो को चेक करना है अराउंड द क्लॉक, और उसके अलावा ब्लड प्रेशर मेडिकेशन आपने देनी है अगर नीडेड में है। अगर ब्लड प्रेशर रेज्ड है तो उसको रिड्यूस करने के लिए, नॉर्मल लेवल तक आने के लिए आप ब्लड प्रेशर मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वाइटल साइंस चेक करेंगे, लेब्स को मॉनिटर करेंगे, ग्लूकोज को देखेंगे कि वो कितना है, और उसके अलावा उसको बेड रेस्ट देंगे। उसके अलावा आपने अवॉइड करना है अननेसेसरी वेन्यूपंक्चर एंड IM इंजेक्शन। मोस्ट पेशेंट विल गो टू ICU टू बी मॉनिटर। अब मोस्टली हम पेशेंट्स को इस कंडीशन में अगर हों तो उसको ICU भी शिफ्ट करते हैं ताकि उसके जो भी सिम्टम्स वगैरह हैं, वाइटल्स वगैरह हैं, वो मॉनिटर हों अच्छे तरीके से। उसके अलावा दूसरी इंटरवेंशन इसके लिए कम्युनिकेशन की हो सकती है, जिसमें हमने पहले एफेजिया को डिस्कस किया, तो वो रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव एफेजिया होती है। रिसेप्टिव एफेजिया में क्या होता है, दे आर अनएबल टू कंप्रीहेंड। अब वो कंप्रीहेंड नहीं कर रहे स्पीक को, तो किस तरह से आप उसको एज अ नर्स इंटरवेंशन देंगे। तो आपकी जो इंटरवेंशन होगी इस पेशेंट के लिए, आप शॉर्ट फ्रेजेस को यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, जो पेशेंट है वो आपकी बात को समझ सकेगा। उसके अलावा आप सिंपल डिटेल देंगे, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे जिससे जो आपका पेशेंट है वो कंफ्यूज हो जाए। उसके अलावा आपने अपने गेस्चर्स को यूज़ करना है किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, और आपने वहाँ पर नर्स या फिर डॉक्टर बनकर नहीं जाना, ठीक है। पेशेंट के साथ पेशेंट जैसा ही आपने बर्ताव रखना है, और जो भी सारी जब आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं उस दौरान अगर दूसरी कोई डिस्ट्रैक्शन है तो उसको आपने रिमूव करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आप उसको बात समझाना चाहते हैं वो आपकी बात को नहीं समझेगा, बल्कि वो दूसरी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए जो भी वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन है उसको आपने रिमूव करना है, और आपने बार बार एक चीज़ को रिपीट करना है ताकि वो आपकी बात को समझ पाए। तो ये इंटरवेंशन है रिसेप्टिव एफेजिया वाले पेशेंट के लिए। और दूसरी है एक्सप्रेसिव एफेजिया। इसमें क्या होता है, दे आर ट्रबलिंग विथ रेस्पॉन्डिंग बैक। इसमें वो आपकी बात को समझ तो पाते हैं लेकिन वो आपको सही से रेस्पॉन्ड नहीं करते विथ स्पीच। तो इसमें आपके जो इंटरवेंशन होनी चाहिए वो क्या है, लेट देम स्पीक। आपने उसको छोड़ देना है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी बात को क्लियर करे, और आपने एक क्वेश्चन एक ही टाइम पर पूछना है, 2-3 क्वेश्चंस नहीं पूछने जिससे वो आपका पेशेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाए। बी डायरेक्ट आस्क क्वेश्चन विथ सिंपल ऑप्शन और रिस्पॉन्स। आपने डायरेक्टली उनसे क्वेश्चंस करने हैं जिसके सिंपल ऑप्शंस और रेस्पॉन्सेस भी आपने उनको देने हैं ताकि वो क्लियरली आपको आंसर कर सके। और उसके अलावा इस कंडीशन में आप कम्युनिकेशन बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं।
उसके अलावा ओवरऑल स्ट्रोक के लिए ये नर्सिंग इंटरवेंशन है, जिसमें सबसे पहले आप NIH स्ट्रोक साइकिल को मॉनिटर करेंगे। NIH स्ट्रोक साइकिल क्या है? इसमें ये एक सिस्टमिक असेसमेंट टूल है जो कि यूज़ किया जाता है टू एवेल्यूएट स्ट्रोक सीवियरिटी। इस स्केल को यूज़ करके आप ये पता लगा सकते हैं कि स्ट्रोक कितना सीवियर है। बेसिकली इसमें 11 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप उनकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करेंगे, विजुअल फील्ड लॉस को चेक करेंगे, फेशियल वीकनेस को देखेंगे, मोटर आर्म, मोटर लेग, लिम्ब एटेक्सिया, सेंसरी फंक्शन, उसकी लैंग्वेज और उसकी डिसआर्थरिया यानी अनएबल टू स्पीक क्लियरली एंड एक्सटेंशन एंड इंटेंशन, और लास्ट में उसकी गेज क्या है। ये सारा कुछ आप NIH स्ट्रोक स्केल में चेक करेंगे, जिसकी नॉर्मल रेंज है 0, 1 से 4 तक माइल्ड इम्पेयरमेंट है, 5 से 15 तक मॉडरेट इम्पेयरमेंट है, 16 से 20 तक सीवियर इम्पेयरमेंट और 21 से 42 तक वेरी सीवियर इम्पेयरमेंट हो सकती है स्ट्रोक की। उसके अलावा आप उनके वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे, जिसमें ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट। अगर ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज़ है और हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज़ है, तो इसकी वजह से आपका जो रेस्पिरेटरी रेट अगर इंक्रीज़ है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है, जिसकी वजह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज़ हो सकती है। एयरवे आपने उसका चेक करना है। उसके अलावा देखना है कि उसको इशू तो नहीं है स्वालोविंग के साथ, तो वहाँ पर आपने उस इशू को सॉल्व करने के लिए बेड साइड में सक्शन रखना है, ठीक है, क्योंकि उसको स्वालोविंग में इशू है, तो बार बार आप उसको सक्शनिंग करेंगे। क्रेनियल नर्व्स में प्यूपिल्स को देखेंगे, swallowing, फेशियल गेज एंड गैग रिफ्लक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये सारी सिम्टम्स आपको मिल सकती हैं, तो उनको भी आपने देखना है। उसके अलावा साइड में ब्लैडर बावल फंक्शन के लिए आपने साइड में बेड पैन और फोलिक कैथेटर्स का यूज़ करना है। स्किन लिम्ब की इंटीग्रिटी देखनी है। और उसके अलावा नेग्लेक्ट सिंड्रोम। अब नेग्लेक्ट सिंड्रोम में क्या है, अगर राइट साइड में इंजरी है तो ये इग्नोर करती है लेफ़्ट साइड, जिसको हम यूनिलेटरल नेग्लेक्ट बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रेन की राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करती है और ब्रेन की लेफ़्ट साइड बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करती है। अगर ब्रेन की राइट साइड में इंजरी हो गई है तो वो कौन सी बॉडी की साइड को इग्नोर करेगा, लेफ़्ट साइड को इग्नोर करेगा, जिसको हम यूनिलेटरल नेग्लेक्ट बोलेंगे। उसके अलावा हेमी एनोपिया, जो हमने पीछे सिम्टम में डिस्कस किया, हेमी एनोपिया में आप उसके हेड को उसको बोलेंगे कि अपने हेड को ऑलवेज टर्न करें साइड टू साइड टू सी ऑल विजन फील्ड्स, क्योंकि इसमें उसकी जो विजन थी वो हाफ थी, वो स्ट्रेट ही देख रहा था, साइड में वो नहीं देख पा रहा था। तो इसके लिए हम उसको ये इनकरेज करेंगे कि वो ऑलवेज अपनी हेड को साइड टू साइड टर्न करें, ताकि वो सारी जो विजन फील्ड्स हैं उनको देख पाए। डाइट में आपने उनको थिक इन लिक्विड्स देनी है, क्रस्ट मेडिकेशन देनी है, और उसके अलावा मैकेनिकल सॉफ्ट फूड देना है। और ईटिंग के दौरान आपने उसको असिस्ट करना है बाय पंचिंग फूड इन चीक, क्योंकि अगर उनकी क्रेनियल नर्व्स में कोई मसला आ रहा है तो उसकी वजह से वो जो फूड है उसको सही से चबा नहीं सकते और उनको डिफ़िकल्टी होती है स्वालोविंग में, तो उसकी जो चीक की एक साइड है उसमें फूड जमा हो जाता है, वो स्वालो नहीं कर पाते। तो आपने उसकी चीक में स्मॉल आहिस्ता से पाउंच करना है, इससे आप क्या करेंगे, उसको एस्पायरेशन से प्रिवेंट करवाएंगे। सो ये थी इसकी ओवरऑल स्ट्रोक की नर्सिंग इंटरवेंशन। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।